तो मुझे तो अभी भी लगता है कि महागठबंधन का एज है। तेजस्वी निश्चित तौर पर ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों एक मुझे लगता है जेडीयू और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच में लड़ाई होगी नंबर 1 के लिए, और ये भी हो सकता है कि आरजेडी नंबर 1 पर, ये भी हो सकता है। बीजेपी को आप नंबर 1 नंबर 2 में नहीं देख ये रहे। तीर और लालटेन की जो लड़ाई हो रही है, हाँ तीर और लालटेन, अगर इनके कोई समझौता है तो दोनों को फायदा होगा। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मुझे भी इस बात को लेकर हैरानी हुई जब पहले चरण में हमने देखा कि 64.66% वोट पड़ा, यानी तकरीबन 7-8% का इजाफा हुआ। अब इस वक्त जो पोलिंग हो रही तो मुझे लगता है 70% तक जाएगा। अगर 70% तक जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कम और ज्यादा वोटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर लोग निकले हैं, इससे लगता है कुछ न कुछ वहां ड्रामेटिक हो सकता है इस बार, और कुछ ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो लोगों को चौंका सकते हैं। अब तो बता ही दीजिए आशुतोष जी, चुनाव अब तो खत्म हो गया कि क्या चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 80-85% आबादी वहाँ की दलित, पिछड़े, अखिलियत जिनकी बात करते हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो जब अपनी विरासत को छोड़ के जाए तो उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और पूरे बिहार को किसी हिंदुत्ववादी ताकत के सामने पेश कर दिया। वो ये नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर लालू यादव और नीतीश के बीच में अगर अंदर किसी तरीके की कोई साठगांठ भी हो, कोई सहमति भी हो, तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। जो 10% अपर कास्ट है उसके बारे में बातचीत हम लोग क्यों नहीं करते? वो भी तो सत्ता में है, वो भी तो एकजुट वोट करता है। तो मैं थोड़ा सा मैं इस पे हिचकता हूँ जब लोग कहते हैं सीमांचल। अरे मिथिलांचल की भी बात कर लो भाई। लेकिन हम मुस्लिम वोटर के बारे में तो चर्चा करते हैं कि मुसलमान एकजुट वोट करता, मुसलमान एकजुट वोट करता है। अरे भाई अपर कास्ट भी तो एकजुट वोट करता है। मुझे लगता है कि एनडीए भी कमजोर कड़ी साबित होगी और एलजेपी चिराग पासवान भी कमजोर कड़ी साबित होगी। अब वही जनता दल यूनाइटेड का वोटर जो है वो चिराग पासवान को जिताने के लिए वोट करेगा। तो ये एक बड़ी फॉल्ट लाइन, 29 सीट जो है वो बड़ी कमजोर। उसी तरीके से जिस बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार की जड़ें खोदने की कोशिश की, क्योंकि चिराग पासवान जो काम करे तो बीजेपी के इशारे पर काम करे, तो क्या ये चीज जनता दल यूनाइटेड का वोटर भूल जाएगा? भाई सीपीएन सिंह थे ना, बहुत पावरफुल थे, कहा जाता था कि नंबर 2 है। कहाँ है? बीजेपी के साथ करीबी हुए ना, कहाँ गए? किसी को मालूम? ललन सिंह का वही हाल होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह ने भी क्या कहा कि अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। बिहार के लोगों ने कमाल कर दिया है। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है और इस समय हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है दास वतन पर। सर, दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कई तरह की कयास लग रहे थे कि वोटिंग पे इसका असर ना पड़ जाए, लेकिन बिहार वालों ने तो कमाल कर दिया है। अभूतपूर्व वोटिंग हुई है सेकंड राउंड में। बिल्कुल, और मुझे तो इस बात को लेकर बड़ी हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में ट्रेडिशनली कम वोट पड़ता है। देश में 70%, 75%, कहीं की तो 77% वोट पड़ता है, लेकिन बिहार में ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो पिछली बार भी जो है 57% वोट पड़ा था, और 57% में भी 59% तो महिलाओं ने वोट डाला था और पुरुषों ने सिर्फ 53% 54% वोट डाला था। तो मुझे भी इस बात को लेकर हैरानी हुई जब पहले चरण में हमने देखा कि 64.66% वोट पड़ा, यानी तकरीबन 7-8% का इजाफा हुआ। अब इस वक्त जो पोलिंग हो रही तो मुझे लगता है 70% तक जाएगा। अगर 70% तक जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार के अंदर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये, हालांकि मैं ये इस बात को मानता हूं कि बढ़ी हुई पोलिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो सरकार है वो हार रही है या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से मतदाता निकलते हैं। और ऐसी भी स्थिति देखी गई है जब वोटिंग कम हुई, जैसे 2005 में तकरीबन 45% वोट बिहार के अंदर हुई थी, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव की सरकार चली गई, नीतीश कुमार की सरकार वहां पे आई थी। तो कम और ज्यादा वोटिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर लोग निकले हैं, इससे लगता है कुछ न कुछ वहां ड्रामेटिक हो सकता है इस बार, और कुछ ऐसे नतीजे आ सकते हैं जो लोगों को चौंका सकते हैं। अब तो बता ही दीजिए आशुतोष जी, चुनाव तो खत्म हो गया कि क्या चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 80-85% आबादी वहाँ की दलित, पिछड़े, अखिलियत जिनकी बात करते हैं, जिनकी बात ये नेता तेजस्वी यादव और बाकी लोग करते हैं कि 80-20 की बात है। तो अब अगर ये लोग ज्यादा संख्या में निकले, अगर ज्यादा मतदान हुआ तो इसका मतलब ये आबादी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में आई है। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं। देखिए अब हम लोग जो पत्रकार हैं, इसलिए हमारे लिए भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता है। ना तो हमने एग्जिट पोल किया है, ना हमने ओपिनियन पोल किया है। हमारा तो जो आकलन है वो परिस्थितियों के आधार पे, जो राजनीतिक माहौल उसके हिसाब से। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि जिस तरीके से भारत एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी गलती थी, और इस गलती का खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना ये है।
और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भूल सुधार करने की कोशिश की है। चुनाव वोटिंग के एक दिन पहले जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि वैकेंसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं है, तो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो बात अमित शाह डंके की चोट पे कह रहे थे, अमित शाह ने तो ये कहा था कि भाई वो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद विधायक इस बात को तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह भी लगभग वही भाषा बोल रहे थे जो अमित शाह बोल रहे थे। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है कि बीजेपी को खुलकर कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार चेहरे हैं, और साथ ही साथ एक बयान और आपको ध्यान होगा, चिराग पासवान ने भी बोला कि नीतीश कुमार बिहार की जरूरत है। चिराग पासवान वो आदमी जिन्होंने 2020 में नीतीश कुमार की जड़ें खोदने की पूरी कोशिश की और बहुत कमजोर उनको कम कर दिया, उनको गिरफ्तार करने की बात की थी उन्होंने 2020 में कि गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल। और अब भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश न करना ये बड़ी गलती थी, और मुझे लगता है इसका एहसास बीजेपी को हुआ और उन्होंने भूल सुधार या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल होगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल एक ही स्थिति में हो सकता था, अगर आपने कुछ दिन पहले बोला होता और बजाय धर्मेंद्र प्रधान के अगर ये बात अमित शाह ने डंके की चोट पे कहा होता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा होता तो बात अलग। सर एक चीज की ये बड़ी भारी चर्चा है, और आज भी कई लोगों से जो बिहार के चुनाव को कवर कर रहे हैं उनसे हमने बात की, ये बात जेडीयू के वोटर्स में घर कर गई है कि उनके मन में एक बड़ी शंका है कि नीतीश जी बनेंगे या नहीं बनेंगे, और उनको ये लग रहा है कि नीतीश जी का फाइनल चुनाव है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। तो जो वो नारा चल रहा था तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, उसका भी असर कह रहे हैं कि दिख रहा है ग्राउंड पे। देखिए ये जो तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है ना, ये उल्टा तीर भी हो सकता है, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि जनता दल, इसका एक मतलब ये भी जाता है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में कोई ना कोई गठबंधन समझौते की बात है। तो हो सकता है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई हो कि देखिए चुनाव के बाद तो हम लोग एक साथ आएंगे, इसलिए हम लोग एक दूसरे को वोट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के मन में एक बात ये अंदर तक घर कर गई है कि चूंकि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए मुस्लिम वोटर जो है वो जनता दल यूनाइटेड से बिदकता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस नारे की वजह से या इन अटकलों की वजह से थोड़ा सा जनता दल यूनाइटेड को फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण जो मैंने बार बार कहा कि अगर जनता, जैसा आपने भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड के वोटर के मन में ये कंफ्यूजन है कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें, अगर बीजेपी हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है तो हम क्यों उनको वोट दें? क्या हम किसी अपर कास्ट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम वोट देने वाले हैं? क्या हम भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देने? ऐसी तो कोई डील हुई नहीं थी। दूसरी बात क्या है कि देखिए बिहार वो जगह है जहां पे सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला बहुत जबरदस्त है, वहां पे 10% अपर कास्ट है, और अपर कास्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई गलत बात है, लेकिन जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, जो दलितों की पॉलिटिक्स है, अब वो आगे बढ़कर किसी अपर कास्ट के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। बिहार के अंदर आपने देखा होगा वहां अगड़े पिछड़े के बीच की लड़ाई जबरदस्त थी। वहां पे भूमिहार सेना है, वहां पे तमाम बड़ी बड़ी सेनाएं थी जिन्होंने बड़े बड़े पैमाने पर मैसेकर किए हैं, और दलितों का भी मैसेकर हुआ। दलितों की भी अपनी एक सेना थी, ओबीसी की भी अपनी एक यादव सेना भी हुआ करती थी, भूमिहार सेना हुआ करती थी, ब्राह्मण सेना हुआ करती थी, और इन सेनाओं के बीच में टकरार होती थी, लड़ाइयां होती थी, बड़े बड़े पैमाने पर मैसेकर होता था। तो वहां जो अगड़े और पिछड़े की जो लड़ाई है वो अलग तरीके की लड़ाई है। वहां पर अगड़े का मुख्यमंत्री आने का मतलब ये होगा कि भूमिहार राज आने वाला है। जैसे वो जंगल राज की बात करते हैं, वैसे वो भूमिहार राज की बात वहां पे होती है, या ब्राह्मण राज की बात होती है। अब जो बिहार का जो अपर कास्ट, जो ओबीसी है या दलित है, वो किसी अपर कास्ट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं करेगा। ये बात स्पष्ट समझ में आती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अंत अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को चेहरे के तरह मानने के लिए तैयार होना। सर एक चीज मैं आपका ध्यान इस पे चाहूंगा कि ये तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है जो उन्होंने 9:40 पे किया है, 9 तारीख को। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो अमित शाह पे उन्होंने आरोप लगाया कि होटल के सीसीटीवी बंद कर लिए, वहां पर वो अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसमें लिखते हैं कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भुंजा पार्टी की मित्र मंडली, यानी वो मुख्यमंत्री को एक स्पेस दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाने का काम किया जा रहा है।
ये चुनाव चल रहा है, अगर उन्हें आरोप लगाना है तो वो मुख्यमंत्री पर लगाएंगे सबसे ज्यादा, लेकिन नीतीश जी को वो एकदम क्लीन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बिटवीन द लाइन कुछ तो कहती हैं। देखिए, ये जो अमित शाह की जो छवि है, अमित शाह ये सब करने के लिए काफी कुख्यात भी रहे हैं और विख्यात भी रहे हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके की खबरें आई थी कि उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या आईपीएस पुलिस अधिकारियों को फोन किए हैं और उस तरीके की खबरें आई थी। तो अमित शाह इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे होंगे तो मुझे उस पर कोई हैरानी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि एक बात हमको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि एक हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि है, एक ब्राह्मण बनिया और भुइयारवादी वादी वादी पॉलिटिक्स की छवि उनकी उनकी है। और जो वहां पे जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे से बड़े गलबैया होते हैं, दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिहार के अंदर एक बार फिर मंडल के पहले की राजनीति वापस लौटे। बिल्कुल नहीं चाहे। नीतीश कुमार के बारे में तो मेरा साफ तौर मानना है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं होंगे। या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वो चाहेंगे कि वो आदमी मुख्यमंत्री बने जो सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को आगे लेके जाए। वो बहुत चालाक आदमी है। बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो जब अपनी विरासत को छोड़ के जाए तो उनके ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को छोड़ दिया और पूरे बिहार को किसी हिंदुत्ववादी ताकत के सामने पेश कर दिया। वो ये नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर लालू यादव और नीतीश के बीच में अगर अंदर किसी तरीके की कोई साठगांठ भी हो, कोई सहमति भी हो, तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। इसलिए जो ये नारा है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, इसमें मैं काफी हद तक सच्चाई देखता हूं। और इस नारे के पीछे दोनों के बीच में अगर कोई सहमति हो तो मुझे हैरानी नहीं है। आज सर हमने वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी से बात की थी। सतीश जी का कहना था कि लालू और नीतीश, जो बात आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि लालू और नीतीश दोनों सामाजिक न्याय की बिहार की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं और इनके बीच संवाद हो सकता है, बिल्कुल अभी भी चल रहा है और हमेशा रहता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि संवाद एकदम खत्म हो जाता है, ये उस दौर के राजनेता नहीं है। और अगर अभी भी कुछ हो जाए चुनाव के बाद भी तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती हैं किसी सूरत में। बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वो तब वो संभावना बनेगी जब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज करे और सत्ता के लिए सरकार बनाने के लिए क्लेम करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के आसपास आके रुक जाती है या 65 सीटों पे आके रुक जाती है, तब फिर वो संभावना नहीं बनती फिर तो। और अगर जनता दल यूनाइटेड मान ली 80 सीट पहुंच जाती है, जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अब जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बढ़ती है, तब बीजेपी के पास उनको समर्थन देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। अगर बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने की कोशिश करेगी, तब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में गठबंधन होने की पूरी संभावना है और दोनों मिलकर बीजेपी को किनारे से काटने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज, आज जो चुनाव हुआ मुस्लिम बहुल इलाके में भी बहुत भारी मतदान हुआ है। कहा जा रहा है कि वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो पिछली बार हमने देखा था कि ओवैसी की पार्टी वहां पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि बाद में वो उनमें के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सब तेजस्वी के साथ चले गए थे। इस बार कुछ वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखाई दे रहा है कि ओवैसी का फैक्टर चलेगा या मुसलमानों में एक क्लैरिटी है? देखिए, ओवैसी को लेके अब मुसलमानों की बात में बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ओवैसी के मुद्दे जरूर उठाते हैं, लेकिन ओवैसी को वोट देके वो अपना वोट बर्बाद करेंगे। पिछली बार अगर ओवैसी को वोट नहीं दिया होता, अगर वोट आरजेडी के पक्ष में चला गया होता, तो फिर वहां फिजाई बिल्कुल अलग होती। हो सकता है वहां पे तेजस्वी यादव की सरकार होती 5 साल के लिए, वो नहीं हुआ। तो इस बात का अपराध बोध मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज के अंदर है। और वो ओवैसी को वोट देने 2-4% वोट मिल जाए वो बात अलग। कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जहां आरजेडी और कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत कमजोर जीतने की स्थिति में ना हो, वहां ओवैसी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति, तो वहां तो वो समझ में आता। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ओवैसी की पार्टी अपने बल पे कोई काम। लेकिन दूसरी बात हम जो ये भूल जाते हैं, जो हमारे मित्र विनोद अग्निहोत्री अक्सर कहते हैं कि पिछली बार जो ओवैसी को जीत मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि उनके साथ पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा थे। तो यादव और कुशवाहा वोट भी काफी हद तक उन इलाकों में उनके साथ जोड़ गया था। तो मुसलमान वोटर तभी दूसरी तरफ जाता है जब उसको अपने साथ कुछ हिंदू वोटर मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर वो नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो फिर वो कहीं और भटकने वाला नहीं है। एक बात और जो मुझे लगता है हमें समझनी चाहिए कि हम अक्सर सीमांचल के इलाके को मुस्लिम वोटर के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम बाहुल इलाकों के बारे में बातचीत करते हैं, हम मिथिलांचल का जिक्र क्यों नहीं करते, हम चंपारण का जिक्र क्यों नहीं करते जहां अपर कास्ट बाहुल इलाका है। तो ये दरअसल क्या है ना कि बहुत ही जर्नलिस्टिक स्टीरियोटाइपिंग
कि 24 सीटों में मुसलमान है और वो ऐसा लगता है जैसे पूरे बिहार पूरे बिहार को तस्वीर को तय करता है। जो 10% अपर कास्ट है उसके बारे में बातचीत हम लोग क्यों नहीं करते? वो भी तो सत्ता में है, वो भी तो एकजुट वोट करता है। भाई उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में जो सीएसडीएस का सर्वे है वो तो ये कहता है कि अपर कास्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा वोट करते हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं होती। बिहार का जो अपर कास्ट वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को वोट करता है। सीएसडीएस का डेटा कहता है 70% के आसपास वोट करते हैं वो, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मैं इस पे हिचकता हूँ जब लोग कहते हैं सीमांचल सीमांचल सीमांचल, अरे मिथिलांचल की भी बात कर लो भाई। लेकिन उसका एक कारण ये भी होगा ना सर कि ये सब ऑब्वियस माने हुए हैं कि अपर कास्ट तो बीजेपी को ही वोट देगा, मुसलमानों में फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है। ना अपर कास्ट मुसलमान क्यों कंफ्यूज होगा अगर अपर कास्ट कंफ्यूज नहीं होगा? भाई दोनों की जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है वो इसलिए सरवाइव करती है क्योंकि एक तरफ अपर कास्ट हिंदू है, दूसरी तरफ मुसलमान है। क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स है। तो मुस्लिम विरोधी पॉलिटिक्स कौन करता है, कौन सामाजिक आधार है? वो अपर कास्ट है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 18% अपर कास्ट है, 18% के आसपास मुस्लिम तबका भी है। मुस्लिम तबका करीब 70 से 75% जो है वो अखिलेश यादव कांग्रेस को वोट करता है, 80 से 85% अपर कास्ट जो है वो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन हम मुस्लिम वोटर के बारे में तो चर्चा करते हैं क्योंकि सबसे आसान तरीका है और वो एक तरीके से चीजों को कम्युनल तरीके से भी देखने की पूरी कोशिश है कि मुसलमान एकजुट वोट करता है, मुसलमान एकजुट वोट करता है। अरे भाई अपर कास्ट भी तो एकजुट वोट करता है, कुर्मी भी तो अपनी जाति के लोगों को एकजुट वोट करता है, यादव भी, यादव बदनाम है कि यादव जो है वो लालू यादव को देख के वोट करता है। आप देख लीजिए जो सीएसडीएस का सर्वे क्या कहता है बिहार का, 81% कुर्मी जाति के लोग वो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं, वो भी तो एकजुट वोट करते हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, हम ये कहते हैं मुसलमान एकजुट वोट करता है, क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं तो दरअसल हिंदुओं के एक बड़े तबके को मैसेज देते हैं कि देखो वो एकजुट है, तुम भी एकजुट हो। ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत आसान सिंपल पॉलिटिक्स है। जैसे इस बार बड़ी तेजी से कहा जा रहा, अरे महिलाएं तो एनडीए को वोट करेंगी, महिलाएं, अरे हर जगह यही चल रहा है। महिलाएं तो हमेशा से नीतीश कुमार को वोट करती रही। नया क्या है? क्या पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाएं ज्यादा वोट नीतीश कुमार को वोट करेंगी? अगर 1-2% तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये हो कि नहीं 10% ज्यादा वोट तब तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बहुत आसान विश्लेषण, हम पत्रकार भी जो है ना, युवा इधर जा रहा है, वो क्या कहते हैं, महिलाएं इधर जा रही हैं और मुसलमान एकजुट इधर जा रहा है, और कुर्मी तो इस बार भाग के इधर चला गया है, दुसाध उधर चला गया है। ऐसे थोड़ी चुनाव होता है, ऐसे थोड़ी वोट पड़ता है। बिल्कुल सर, इस बार ये कहा जा रहा है, कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए में बीजेपी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। मुझे लगता है कि एनडीए भी कमजोर कड़ी साबित होगी और एलजेपी चिराग पासवान भी कमजोर कड़ी साबित होगी। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिस चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग मानते हैं, अब वही जनता दल यूनाइटेड का वोटर जो है वो चिराग पासवान को जिताने के लिए वोट करेगा। तो ये एक बड़ी फॉल्ट लाइन, 29 सीट जो है वो बड़ी कमजोर। उसी तरीके से जिस बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार की जड़ें खोदने की कोशिश की, क्योंकि चिराग पासवान जो काम करे तो बीजेपी के इशारे पर काम करे, तो क्या ये चीज जनता दल यूनाइटेड का वोटर भूल जाएगा? क्या नीतीश कुमार इस बात को भूल जाएंगे? हम और आप जो बात समझते हैं वो नीतीश कुमार तो बड़े घाक है। लालू यादव तो कहते थे हमारे तो मुंह में दांत है, इनको तो पेट में दांत है, इनके तो आंत में दांत है। तो वो नीतीश कुमार भूल जाएंगे कि बीजेपी ने कैसे उनको कमजोर करने की कोशिश की, बीजेपी कैसे उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करना चाहती थी, कैसे चिराग पासवान ने उनको कमजोर करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी तो अपनी कोई रणनीति बना रखी होगी ना, उनका भी तो कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होगा, वो तो हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल। तो इतने मासूम तो वो नहीं है कि आसानी से बीजेपी को जीतने देंगे, चिराग पासवान को जीतने देंगे, फिर अपनी दुकान बंद करके घर बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे तो नीतीश जी से उम्मीद भी नहीं ना, कोई नेता नहीं करता है। भाई सीपीएन सिंह थे ना, बहुत पावरफुल थे, कहा जाता था कि नंबर 2 है। कहाँ है? बीजेपी के साथ करीबी हुए ना, कहाँ गए किसी को मालूम? ललन सिंह का वही हाल होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह ने भी क्या कहा कि अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। एक जमाने में ललन सिंह नीतीश के करीबी थे। आज अगर नीतीश अगर मान लो कमजोर पकड़े तो आप बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप मोकामा में पहुंच के जाके आप अनंत सिंह को डिफेंड कर रहे हो इस तरीके से। तो और अभी खबर ये आ रही है कि ललन सिंह और नीतीश के बीच मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, चुनाव के दौरान मीटिंग हुई। हाँ, आज ही की है। एक और चीज सर, प्रशांत किशोर को मीडिया ने अचानक बहुत चर्चाएं की उनके बारे में, लेकिन जब इस तरह की खबरें आने लगी ग्राउंड से कि वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और ज्यादातर जगह वो अपर का शहरी क्षेत्रों में और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं,
अचानक से प्रशांत किशोर गायब कर दिए गए और उनका क्या असर होगा चुनाव में, वो उसके बारे में खबरें नहीं आ पा रही। तो प्रशांत किशोर सीटें जीते या नहीं जीते, नतीजों में उनकी कोई भूमिका दिखाई दे रही है? हमारे ख्याल से नतीजों में, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल के बाद जब कोई नेता किसी एक चुनाव में इतना ज्यादा चर्चा में आया, वो भी बिना किसी पूर्व पृष्ठभूमि के। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी जब 2013 के पहले पार्टी बनाई थी तो अचानक दिल्ली में एक बस था उनको लेकर, सरकार उनकी नहीं बनी लेकिन 28 सीटें उनको मिली थी। अब इसी तरीके से पीके का 3 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। 3 साल पहले गए, गांव गांव घूमे, पैदल पैदल गए, और जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन उनको लेके चर्चा बिहार के अंदर है। बिहार के किसी कोने में जाइए, हर जगह उनको लेके चर्चा है। तो अगर चर्चा है तो वोट भी पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा वोट नहीं पड़ेगा कि वो कोई किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। हाँ, वोट जरूर काटेंगे, डिपेंड करता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौन सा तबका है। जैसे उनके साथ वो जो मुद्दे बेरोजगारी के उठा रहे, उससे युवाओं का एक वर्ग उनके प्रति आकर्षित होता है। साथ ही साथ वो चूंकि खुद अपर कास्ट से आते हैं और बिहार के में माना जाता है कि जो जाति के आधार पर वोट पड़ता है, तो वो भी 2-3%, 4% वहां उधर भी काटेंगे। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बीजेपी के वोट काट रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। ना मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ महागठबंधन के वोट काट रहे हैं। इस तरीके की जो फोर्स होती है वो कब किसका कहाँ वोट काट दे, कब किसके मन में वो एक कोमल भावनाएं पैदा कर दे, ये कोई नहीं जानता। सर, तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में जो नौकरी और बाकी चीजों की बात की, युवाओं के लिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा वही है। तो क्या आपको लगता है सर कि वो जो वोटर जिसने कभी लालू का जो कथित जंगलराज मीडिया ने कहा, मीडिया ने परसेप्शन बनाया भी और बड़े आरोप भी लगे, जिसने वो कभी देखा ही नहीं, क्या वो युवा वोटर अपनी जाति बाकी चीजों से ऊपर उठ के क्या नौकरी, पलायन, इन मुद्दों पर भी कुछ परसेंट वोट कर सकता है? बिल्कुल वोट करेगा, वो बिल्कुल करेगा। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत। देखिए, एक एक जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका आप मुझे डर दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने है ना। हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। हम जब अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आते, हमारे साथ लाठीचार्ज होता है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि एक बार पेपर लीक हुआ, बार बार पेपर लीक हो रहा। बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा हो गया है। 20 से 40 साल की उम्र के लोग जो दरअसल नौकरी खोजते हैं, उनकी आबादी वहाँ 51% के आसपास है। और वो अगर बेरोजगार हैं या कुछ काम नहीं मिल रहा है या अंडर एम्प्लॉयमेंट उनके पास है, आदमी इंजीनियर है, काम कर रहा, मैकेनिक का, या फिर वो ग्रेजुएट है, काम कर रहा दिहाड़ी मजदूर का, तो वो भी तो एक अनएम्प्लॉयमेंट है तरीके का। तो आदमी को उसकी 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 काबिलियत के हिसाब से नौकरी ना मिले तो भी तो बेरोजगारी है। तो वो इस चुनाव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछली बार भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इस चुनाव में भी इंपॉर्टेंट। जो एक चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि बिहार के पॉलिटिक्स में अब तक ये था कि 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, आरजेडी, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड। इनमें से 2 जिस तरफ होती थी वो आसानी से चुनाव जीत जाता था। ये बात आप देखिए 2010 में भी था, 2015 में भी था, 2020 में आके ये इक्वेशन बदलता है। जब बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ हैं, लेकिन आरजेडी अकेले पड़ने के बावजूद भी तगड़ी टक्कर, बिल्कुल कनपट्टी के पास से गोली निकली थी। तो वो जो है पिछले 5 सालों के अंदर नीतीश कुमार थोड़े कमजोर पड़े हैं, बीजेपी की साख भी कम हुई है, नरेंद्र मोदी की हालत लोकप्रियता उतनी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ा है, और तेजस्वी एक नेता के तौर पर इमर्ज किए हुए हैं। राहुल गांधी ने भी जाके वहां काम किया है, और पीके फैक्टर भी है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो मुझे तो अभी भी लगता है कि महागठबंधन का एज है। अब वो चुनाव जीत पाती नहीं जीत पाती तो अलग तरीके का प्रश्न है। अब अगर वोट चोरी हो रही है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, तो फिर आप कितना भी आकलन कर लीजिए, राजनीतिक विश्लेषण कितना भी अपना दिमाग लगा ले, आइंस्टाइन भी बन जाएंगे तो भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे हमारे। आपने ये कहा कि महागठबंधन को थोड़ी एज है, लेकिन ये तो आकलन लगा सकते हैं सर कि इस बार आप किस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी निश्चित तौर पर ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू दोनों एक तो एक, मुझे लगता है जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जेडीयू आरजेडी नंबर 1 के लिए, और ये भी हो सकता है कि आरजेडी नंबर 1, ये भी हो सकता है। चलिए सर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादा सीटों पर, ज्यादा सीटों की, लेकिन एवरेज जो है वो जेडीयू का ज्यादा हो सकता है। बीजेपी को आप नंबर 1, नंबर 2 में नहीं देख रहे। तीर और लालटेन की जो लड़ाई हो रही है, तीर और लालटेन, अगर इनकी कोई समझौता है तो दोनों को फायदा होगा। बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए बहुत हम तो जो इक्वेशन है ना कि जब आप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार नहीं और अंत में आपको मानना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने अपनी कमजोरी मान ली। वो तो तभी होगा ना, इसका मतलब आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं।
बिल्कुल, और बीजेपी दफ्तर में बहुत बाद में जाकर नीतीश जी हाँ, के नीतीश की पोस्टर फोटो और लगी। फोटो लगी। चलिए सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का इंतजार 14 तारीख को है, लेकिन बम्पर वोटिंग ने ये तो साबित कर दिया है कि बिहार वालों ने इस बार किसी को जिताने के लिए वोट किया, और हो सकता है कि ये तमाम आकलन की बहुत करीबी लड़ाई है, बहुत करीबी मुकाबला है, ये शायद 14 तारीख को ऐसा ना होता हुआ दिखाई दे, एक क्लियर जनादेश भी सामने आ जाए। इंतजार करते हैं 14 तारीख का। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।